के आगे। नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत आज यहां पर कच्चे तेल के साथ ही करेंगे क्योंकि यहां पर इस हफ्ते में अब तक 10% की तेजी बनती हुई नजर आई है। ओपेक ने क्लियरली एक बहुत बड़ा आउटपुट कट किया है और कच्चा तेल उस बेसिस पे काफी दौड़ा भी है। यहां से क्या हो स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर चमक रोजाना बढ़ती हुई नजर आई है और अब तो सोना अच्छे से $1720 प्रति आउंस के आसपास कारोबार कर रहा है और चांदी इनिशियली $21 छूने के बाद अब 20 और 21 के बीच में अपना एक रेंज बनाती हुई दिखी है। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर अच्छी खासी बढ़त पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। क्या कुछ चेंजेस हैं यहां पर एलएमई की तरफ से, किस तरह की इन्वेंट्रीज हैं, इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं अजय केडिया, साथ ही साथ हमारे साथ हैं रविंद्र राव। हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए कच्चे तेल में नीलेश डेडिया भी जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर जैसे मैंने कहा नीचे में ऑलमोस्ट 80-82 का लो बनाने के बाद 94 के हाईज हमने आज यहां पर बनते हुए देखे हैं। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल के प्राइसेस और ये $10-12 की जो तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं ओपेक की मीटिंग से पहले, ओपेक की मीटिंग की में आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस के चलते, क्या सभी कुछ फैक्टर्ड इन है? गुड मॉर्निंग मनीषा। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये एक टेक्निकल बाउंस भी था। आई वुड से कि पहले टेक्निकल ट्रिगर आया एंड देन वी सॉ फंडामेंटल ट्रिगर। तो मेरे हिसाब से $77 जो WTI नाइमेक्स क्रूड में सपोर्ट था, आई थिंक दैट हेल्ड वेरी नाइसली। उसके ऊपर सस्टेन नहीं, उसके नीचे सस्टेन नहीं किया प्राइसेस एंड वहां से हमने ऑलरेडी एक बाउंस बैक देखा था। लेकिन जो ओपेक प्लस की डिसीजन है ऑफ कटिंग द प्रोडक्शन बाय 2 मिलियन बैरल्स पर डे, आई थिंक दैट हैज गिवन सपोर्ट अगेन। और उसकी वजह से प्राइसेस $85 जो कि एक रेजिस्टेंस था, 77 से 85 के बीच में था क्रूड, और अब ये $85 का रेजिस्टेंस ब्रीच करके उसके ऊपर सस्टेनेबली ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी $88 का एक रेजिस्टेंस है। तो आई वुड से कि जो ओपेक का डिसीजन था दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड नाउ। एक हमें चीज देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी ओपेक प्लस के जो अदर कंट्रीज है, आई थिंक दे आर स्टिल नॉट मीटिंग द टारगेट लेवल्स। तो वो एक कंसर्न हो सकता है। तो एक्चुअल कट जो है दैट माइट बी लोअर देन 2 मिलियन बैरल्स पर डे। लेकिन कल का दिन जो है वो काफी क्रूशल होगा। कल नॉन फार्म पेरोल्स प्रिंट आएगा यूएस से। वो क्रूशल होगा फ्रॉम डॉलर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल कमोडिटीज। तो मेरे हिसाब से अभी कल तक के लिए हो सकता है कि क्रूड एक दायरे में ट्रेड करे। $88 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है नाइमेक्स क्रूड में। तो मेरे हिसाब से $88 से लेके $85-50 का एक रेंज रहेगा फ्रॉम 1 और 2 डेज पर्सपेक्टिव। कल एनएफई प्रिंट के बाद हो सकता है कि हमें एक अच्छा मूव मिले इन डॉलर इंडेक्स, आइदर ऑन द डाउन साइड और ऑन द हायर साइड, और वो एक डायरेक्शन देगा। तो मेरे हिसाब से अभी 7200 से लेकर 7250 शुड बी द आइडियल कैप एमसीएक्स क्रूड की बात करें तो। और जो फ्लोर है वो अराउंड 6900 से लेकर 6850 का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा कैप होगा गेन्स, और वी माइट सी सम काइंड ऑफ अ करेक्टिव डिप, बट डिप्स में फिर से एक बार बाइंग एमर्ज हो सकती है। ओके, नीलेश मौजूद है, उनका व्यू भी ले लेते हैं। नीलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। काफी क्लोजली आप वॉच करते हैं क्रूड प्राइस मूवमेंट को, और जैसे कि रविंद्र ने भी कहा कि यहाँ से शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन डिप्स पे बाइंग हो सकती है। और तमाम एक्सपर्ट कम्युनिटी ये हमने इस साल की शुरुआत से देखा और ये मान के चल रही है कि वॉल्टिलिटी तो कच्चे तेल में रहेगी, लेकिन इन स्तरों से क्या व्यू है आपका? नमस्कार मनीषा जी, नमस्कार दीपाली जी और सभी दर्शकों सीएनबीसी आवाज के। मेरा पर्सनल व्यू जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं 88 और 90 के बीच में सप्लाई रेंज है क्रूड की। और पर्सनली जो लग रहा है, हम जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के वहाँ से जो चल रहे हैं, करेक्शन अभी भी वहीं से जारी है और नए लोज बनाते जाएगा। तो इमीडिएट टारगेट जो रहेंगे 80 से 78 रहेंगे। ब्रेंट ऑयल में 93 और 95 के सप्लाई जोन है, और इमीडिएट टारगेट जो रहेंगे वो 82 से लेके 85 रहेंगे। यहाँ पे हम एमसीएक्स की बात करेंगे तो 73.30 से 73.40 बेचने की सलाह है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 7400 का, और नीचे के टारगेट्स फिर से हम लोग एक बार 6500 से 6200 देखेंगे। तो सेल प्राइस का ही मेरा व्यू है, इसमें बाइंग की सलाह नहीं रहेगी मेरे हिसाब से।
नीलेश जी, क्लियरली हमने बहुत ज़्यादा बड़ी वॉल्टिलिटी यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है। जिस तरह से पिछले एक हफ्ते भर में और 10% की बढ़त देखने को मिली है, क्या वो चार्ट्स पे एक्सपेक्टेड है? वन, चार्ट्स पे एक्सपेक्टेड थी, और दूसरा, अगर हम नियर टर्म और स्लाइटली लॉन्गर टर्म इस साल के अंत तक भी अगर देखें तो आपको, अगर हम मंथ ऑन मंथ यहाँ पर कच्चे तेल के चार्ट को डिवाइड करना चाहें तो कैसे देखेंगे आप? तो मनीषा जी, मंथ ऑन मंथ चार्ट नेगेटिव है। बहुत दिनों से, बहुत महीनों से इनफैक्ट मंथली रिवर्सल नहीं आया है। तो जब तक मंथली रिवर्सल नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से नेगेटिव व्यू ही रहेगा, बायस नेगेटिव ही है। और मेरे टारगेट जो हैं, लंबे वाले टारगेट है, वो करीबन $65 से लेके $41 तक के हैं। ये पूरा जो रिट्रेसमेंट हम बोलेंगे $18 ब्रेंट का, वो आपने 133 का देखा, तो ये पूरा करेक्शन यहाँ तक आना चाहिए। ये करीबन मैं आपका जो व्यू दे रहा हूँ, ये एक साल के नजरिए से दे रहा हूँ मैं आपको। ओके अजय, आपके हिसाब से इस साल के अंत तक जो क्रूड ड्राइवर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, फिर चाहे वो ऊपर नीचे की तरफ चाल हो, और आपका सजेशन और व्यू क्या है इन लेवल से? डेफिनेटली अगर हम देखें, कच्चे तेल में हमने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा। आई थिंक ईयर एंड हमारा काफी पॉजिटिव रहने वाला है, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि हरिकेन की वजह से भी गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूएस भी थोड़ा जूझ रहा है, और साथ में यूरोप से जो हमने लेटेस्ट अपडेट आती हुई देखी कि जो रशियन प्रोडक्शन पे कैप, रशियन प्राइस पे कैप लगाना है, विच विल अगेन ए पॉजिटिव है। तो आई थिंक टेक्निकल फंडामेंटल दोनों देखें तो आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव फॉर क्रूड ऑयल, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है जब इकोनॉमी रिकवर, जैसे चाइना भी हॉलिडे के बाद निकलती, जो स्टेप्स लेगी वो अल्टीमेटली कंजम्पशन को बढ़ावा देगी। तो एक तरफ सप्लाई स्क्वीज कंटिन्यू बनते जा रहा है, और साथ में ओपेक ने ये चीज नवंबर से डाला है। तो आई थिंक अगर ईयर एंड तक की बात करें, आई एम एक्सपेक्टिंग ब्रांड वंस अगेन $105-104 तक दिखा सकता है। आई डोंट थिंक कि जो लेवल्स अभी हमने देखे हैं ये वापस ये साल में दिखेंगे, बिकॉज 100 मूविंग एवरेज से काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया है। तो आई एम क्वाइट बुलिश फॉर ब्रांड विच कैन गो अप टू अराउंड $8 to $10 अपसाइड दिखाएगा। वहीं अगर ब्रांड की भी WTI की भी बात करें तो आई थिंक 94-95 जो हमने लास्ट टाइम देखा था, डेट वाज इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, तो वहां तक मुझे लगता है कि बाउंस है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो वीकनेस हम लोग देख रहे थे अभी तक का, वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आएगा, और सप्लाई स्क्वीज के चलते $8 to $10 का जंप अगले 2-3 महीनों में हम कंटिन्यू कंसिस्टेंटली पॉजिटिव साइड मार्केट को जाते हुए देखेंगे। ऑलराइट, तो अजय का व्यू है कि यहाँ से तेजी है, नीलेश जी का व्यू है यहाँ से गिरावट है, रविंद्र कह रहे हैं कि एक रेंज में, और करंटली थोड़ी सी और बढ़त डिप्स पे यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ फंडामेंटल्स की बात यहाँ पर फिर से कर लेते हैं। रविंद्र, अगर हम जैसे कहा कि हरिकेन सीजन बाकी है, 5 दिसंबर को शायद यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्राइस कैप आ सकता है, जो G7 कंट्रीज बात कर रही हैं। 8 अक्टूबर को उसकी मीटिंग है, उसके पहले हम शायद उसके ऊपर भी कुछ सुनता हुआ यहाँ पर देखें। जो ओपेक ने कटौती करी है, ऑलरेडी हम यहाँ पर थोड़े से डेफिसिट के साथ कारोबार कर रहे हैं। आगे जाकर अगर मांग निकल के आती है तो क्या होगा, किस तरह की रेट हाइक्स हम देखेंगे, डॉलर की स्थिति क्या रहती है, फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा क्या आता है। तो यानी कि काफी चीजें हैं यहाँ पर जो बाजार को बिजी रखेंगी यहाँ पर, और ये सब डेटा देखने के लिए कैसे देखेंगे आप इस साल के अंत तक अब कच्चे तेल के प्राइसेस? फिर मनीषा, मेरे हिसाब से जो मेजर ट्रिगर है वो अभी भी बैकग्राउंड में जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, आई थिंक दैट विल स्टिल बी द मेजर ट्रिगर, क्योंकि जो भी ओपेक से जो भी स्टेप्स आते हैं, या फिर डॉलर इंडेक्स का जो भी मूव होता है फ्रॉम द फेड्स aggressive policy stance, मेरे ख्याल से वो सब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रहेगा। बट इवन रशियन सिचुएशन भी शॉर्ट टर्म है, बट वी हैव सीन अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर बिटवीन द टू। और अगर कोई भी प्राइस कैप आता है, और रशिया ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि दे आर रेडी to take any retaliatory steps, तो अगर वहां से कुछ आता है तो आई थिंक दैट माइट बी वेरी बुलिश फॉर क्रूड। और हमने एक शॉर्ट टर्म बॉटम देखा है क्रूड, नाइमेक्स क्रूड में अराउंड $77 का। तो मेरे हिसाब से जब तक कि $77 इन WTI इज नॉट ब्रीच, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, एंड दिस माइट एट द मैक्स एक्सटेंड टिल $94, $95 इन WTI क्रूड। तो यहाँ से और एक $6 से $7 अप मूव हम देख सकते हैं, विच शुड बी इन द एक्सट्रीम केस। तो मेरे हिसाब से जो ईयर एंड का मूव होगा, आई थिंक दैट माइट बी ऑन द अपर बाउंड $94-95 का होगा, एंड लोअर बाउंड वुड बी $77। तो मेरे हिसाब से जब तक कि $77 ब्रीच नहीं करता, मैं आई एम नॉट सीइंग अ न्यू लो दिस ईयर, विच इज अनदर 3 months फ्रॉम हियर।
तो मेरे हिसाब से एक साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है अंटिल अनलेस देयर इज एनी मेजर, अगर रशिया के इसमें कोई भी अगर मेजर कुछ रिलैक्सेशन आता है देन वी माइट सी सम डाउनसाइड ट्रिगर। अदरवाइज अगर नीचे जाता है तो ओपेक से कोई ना कोई फिर से कोई स्टांस आएगा विच माइट सपोर्ट द प्राइसेस। तो मेरे हिसाब से ब्रॉडर रेंज अगेन वुड बी $77 to $95 ऑन द हायर साइड। एंड अगर मैं बीच का रेंज देखूं तो बीच का रेंज वुड बी समवेयर अराउंड $84 to $95 ऑन द हायर साइड। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टिल्ट ऑन द बुलिश साइड रहेगा, बट यस वोलेटिलिटी काफी रह सकती है एंड आई थिंक लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी स्टिल ऑन कार्ड्स। तो मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी हाई रहेगी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिल सकती है। ओके, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो एक ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से नीलेश जी की भी राय ले लेते हैं। नीलेश जी, फंडामेंटल्स का तो जिक्र हुआ और अभी तक हमने देखा भी कि जो भी प्राइस मूवमेंट क्रूड में आया वो फियर की वजह से ज्यादा था, फंडामेंटल्स की वजह से कम था और इसीलिए शायद मार्केट वॉलिटिलिटी भी काफी थी जो कि वॉल्यूम्स में भी रिफ्लेक्ट हुई है क्रूड के। अब कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र किया रविंद्र ने भी और अजय ने भी, फिर चाहे वो रशिया के खिलाफ इंक्रीज सैक्शंस हो, यूरोपियन यूनियन का एम्बार्गो हो रशियन क्रूड ऑयल पर, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स जो फर्दर प्राइसेस को शायद ड्राइव करेंगे, शायद बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट ना आए। नियर टर्म लॉन्ग टर्म आपकी रेंज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? से लेके 7340 ये सेल जोन है एमसीएक्स पे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 7400 का और इसके टारगेट रहेंगे 6500 से 6200। ये करीबन एक महीने का व्यू है। और जैसे क्रूड ऑयल की हम बात करें 88 से 90 ये सप्लाई जोन है, इसके टारगेट होंगे 78 से 80, ये भी एक महीने का व्यू है। और ब्रेंट ऑयल के 93 और 95 के सप्लाई जोन है, टारगेट है 82 से 85, ये भी नियर टर्म व्यू है। ये करीबन मैं अक्टूबर एंड तक के व्यू दे रहा हूँ आपको। आपका स्वागत है गोल्ड स्पॉट में और सोने के प्राइसेस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बता दें कि क्योंकि यहाँ पर त्योहारों का सीजन है, मांग बढ़ती है यूजुअली इस क्वार्टर में, लेकिन इसी दौरान एक खबर ये भी आ रही है कि भारत में जो खरीदारी है या इंपोर्ट है सोने का वो शायद थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि इंडियन मार्केट्स में प्रीमियम नहीं है, जबकि दूसरी कंट्रीज में अगर आप देखें चाहे वो चीन है, टर्की है, थाईलैंड में भी यहाँ पर खरीदारी अच्छी है और वहाँ पे सोने में प्रीमियम बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इब्जा के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहताब हमारे साथ है। सुरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले इसी खबर पर जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं दूसरी कंट्रीज के खरीदारी के प्रीमियम को? क्या इंडियन मार्केट्स को इस वजह से कमी हो सकती है इंपोर्ट्स की? जी बिल्कुल। देखिए चाइना में लगभग पिछले हफ्ते हमने 30 से $45 प्रीमियम देखा है। टर्की में लगभग $12 प्रीमियम अभी भी चल रहा है। थाईलैंड में जबरदस्त खरीदारी हो रही है और क्योंकि सप्लायर्स भारत तो पूरा गोल्ड इंपोर्ट ही करता है, तो जो सप्लायर्स है वो वहीं सप्लाई करना चाहेंगे जहां पे उन्हें प्रीमियम मिलता है। सितंबर महीने में भारतीय बाजारों में गोल्ड लगभग $60 डिस्काउंट पर मिल रहा था। सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि कल से भारतीय बाजारों में भी $2 से $3 प्रीमियम शुरू हुआ है, लेकिन जो पूरा सितंबर का महीना गया वहां पे डिस्काउंट चल रहा था। तो नेचुरली सप्लायर्स डिस्काउंटेड मार्केट में क्यों गोल्ड सप्लाई करना चाहेंगे। जो आप ये कह रहे हैं कि फेस्टिवल में बिल्कुल कहीं ना कहीं जाकर गोल्ड सप्लाई इफेक्ट हो सकती है यदि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर इसी तरह से प्रीमियम कमांड होता रहा तो हमारे यहाँ पे जो आगे फेस्टिवल सीजन है वहां पर सोने की किल्लत हमें दिखाई दे सकती है। देखिए इसमें दो मुख्य कारण हैं। एक तो जो हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे कुछ प्लेटिनम अलॉय बार इंपोर्ट हो रहे थे जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में गोल्ड डिस्काउंट में मिल रहा था। और दूसरा इसका एक और भी कारण ये है कि हम लोग धीरे धीरे बुलियन एक्सचेंज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सप्लायर को ये पता है कि यहाँ पे अब गोल्ड डंप करके भारतीय बाजारों में गोल्ड डंप करके उन्हें फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली भारतीय बाजार प्राइस डिस्कवरी के लिए बुलियन एक्सचेंज का ही रूट अपनाएंगे और ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्होंने यहाँ पे सप्लाई में कटौती कर दी। लेकिन जैसे आपने कहा कि जी हाँ बुलियन एक्सचेंज यहाँ पर है, लेकिन वहाँ से इतना सोना अभी आना शुरू नहीं हुआ है। दूसरी बात, इवन इफ हम प्रीमियम में आए हैं तो वो 2-4 है वर्सेस $30 से $40 जो हमने चाइना में आता हुआ देखा है, तो दोनों पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली स्टैंड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर सोने के इंपोर्ट में कमी होती है, क्या वो चिंताजनक है? क्या हम अनऑफिशियल चैनल से गोल्ड आता हुआ देखेंगे? पीछे हमने देखा भी कि प्लैटिनम एलॉय के नाम पे भी गोल्ड इंडियन मार्केट्स में आ रहा था, तो किस तरह की स्थिति बन सकती है इस क्वार्टर के लिए?
देखिए, प्लेटिनम अलॉय का तो सरकार ने प्लेटिनम पे ड्यूटी बढ़ा के उस मैटर को उसको गोल्ड के ड्यूटी की पैरिटी के साथ ला दिया है, इसलिए अब उस चैनल से तो गोल्ड आ नहीं सकता। जो इलीगल इंपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा इलीगल इंपोर्ट हो रहा है, ऐसे नहीं दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय बाजारों में इन फेस्टिवल सीजन में यदि फॉरेन सप्लायर सप्लाई नहीं करते हैं तो डेफिनेटली किल्लत हो सकती है अगर भारतीय बाजार प्रीमियम को एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, प्राइसेस पर भी फिर एक राय ले लेते हैं। सुरेंद्र जी के तो व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले रविंद्र, आप कैसे देखते हैं फिर प्राइसेस को? ऑलरेडी क्योंकि हमने हफ्ते भर में 4% तक की तेजी सोने के भाव में आते हुए देखी है, डिमांड स्ट्रांग है, प्राइसेस बढ़ने हुए हैं तो डिमांड भी सर्ज हुई है। क्या सजेशन प्राइसेस पर? वेल दीपाली, मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले भी बताया कि कल का जो एनएफपी प्रिंट है वो काफी क्रूशल होगा। तब तक के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड एक रेंज बाउंड मूव में ट्रेड करेगा। कॉमिक्स गोल्ड में $1740, 1740 से लेकर $1745 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, विच इज अ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आई एम सीइंग समवेयर अराउंड $1780 ऑन द हायर साइड, दैट इज अराउंड $40 का एक अपमूव हम देख सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि वो कल के एनएफपी प्रिंट के पहले आएगा। तो एनएफपी प्रिंट के पहले हो सकता है कि $1710 से लेकर $1740 का एक रेंज बना रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी देखें तो 110-110-50 का एक स्टिफ सपोर्ट है जहां से हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा था। उसे ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट कल का डेटा अगर खराब आता है फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव, I think that will boost up gold and silver both. Technically, yes, lower level पे एक bottom formation हुआ है 1670 को फिर से एक बार मार्केट ने रिजेक्ट किया है, उसके नीचे गया था, बट नेक्स्ट डे हमने एक शार्प रिकवरी देखी है। तो आई वुड टर्म दैट एज अ रिजेक्शन या 1670। तो 1670 अभी भी एक क्रूशल सपोर्ट बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी वो टेम्पररी बॉटम दिख रहा है। अगर कोई सरप्राइज आता है फ्रॉम एनएफपी, देन वी माइट सी some lower side in gold. Otherwise मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो या तो ब्रेकआउट पे बाय कीजिए, या फिर अगर डिप आता है टुवर्ड्स $1710-$1700, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी करके चलना चाहिए, और खरीदारी के ट्रेड ने यहाँ पर पैसे भी कमा के दिए हैं ऑलमोस्ट 52,000 के स्तर आपकी स्क्रीन पर, और हमने भाव यहाँ पर 49,000 के नीचे भी जाते हुए देखे थे। तो क्लियरली वहां से वो 3-3,500 रुपए की तेजी हमने सोने के प्राइसेस में पिछले बहुत कम समय में फिर से लौटते हुए देखी है। 1721 पे आपके भाव फिलहाल, और 1615 के लोज भी हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो $100 की बढ़त यहाँ पर पिछले कुछ ही दिनों में नजर आई है। अजय, कैसे देखते हैं आप चांदी के प्राइसेस को, क्योंकि यहाँ तो हमने ऑलमोस्ट 21 के लेवल्स भी छुए हैं? बिल्कुल मैजा जी, मुझे लगता है कि चांदी गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। जैसे हमने पहले भी कहा था कि सिल्वर के काफी फैक्टर से जो सपोर्ट हुआ है। सबसे पहले हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक अच्छा खासा करेक्शन आते हुए देखा, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 83 के करीब ट्रेड कर रही है, तो विच क्लियरली गिव्स के चांदी आउट परफॉर्म करेगी। साथ में हमने पहले भी अलर्ट किया था कि लीजिंग रेट जो सिल्वर की है वो काफी अच्छी स्पाइक की थी अगस्त मंथ में, विच वॉज ए इंडिकेटर। तो आई थिंक 1750 जो है वो पास्ट हो चुका है, मार्केट इज अबाउट टू ब्रेक $22, एंड आई थिंक उसके बाद एक अच्छी रैली स्टार्ट होगी। तो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर सिल्वर। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो बड़ी तेजी हमने गोल्ड में और सिल्वर में देखी, ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं कि फेड का जब भी मीट या मिनट्स आते हैं उसके बाद एक बड़ी रैली आती है। तो आई थिंक कल का जो डेटा पॉइंट है, जैसे रविंद्र ने भी कहा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक पुल बैक जरूर मिल सकता है गोल्ड में, जो सिल्वर में हम $20 तक का लेवल देखते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में मे बी 59,000 शुड बी इमीडिएट सपोर्ट, बट बाइंग करके चलिए, बिकॉज अगला महीना 2 महीना जो रहना है वो काफी क्रुशियल और पॉजिटिव रहना है सोने चांदी दोनों के लिए, जहां पे हम उम्मीद करते हैं ईयर एंड तक अगर हम बात करें चांदी की, तो मुझे लगता है कि 64-65 हजार का लेवल आराम से क्रॉस कर देगा। इंटरनेशनल में $23-24 तक का लेवल दिखा सकता है। सुरेंद्र जी, संक्षेप में दिवाली तक और इस साल के अंत तक कहां देखते हैं सोने के भाव? जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रीमियम चल रहा है, और शायद ये प्रीमियम इसी वजह से चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बड़े मार्केट हैं, चाइना, टर्की, इन मार्केट को लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कोलैप्स का उनको जो भय है वो पूरा गोल्ड मार्केट को ऊपर ही लेकर जाएगा। मैं भी अजय जी की बात से सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि गोल्ड जो है वो हमें लगभग इस साल के अंत तक कहीं ना कहीं 60,000 के आसपास दिखाई देना चाहिए, और 58,000 के आसपास दिखाई देना चाहिए, और चांदी जो है वो 68-69,000 के आसपास जरूर दिखाई देनी चाहिए। तो 57-58 हजार सोना, 68,000 चांदी, ये जा सकते हैं। तेजी अब यहाँ से सोने चांदी में बढ़ती हुई दिखेगी। यही
फिलहाल व्यू बन रहा है। शुक्रिया सुरेंद्र जी, रविंद्र और अजय, आप तीनों का आने के लिए शो में और बताने के लिए कि नियर टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्राइसेस पर अपने राय देने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।